हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो अपना सीजी व्यापम पीएचई जेई का एग्ज़ाम के 14 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, किसके, टेक्निकल के। तो आज हम नेक्स्ट 15 टू 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसका अपना जो सीजी व्यापम पीएचई जेई का आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका हम डिस्कशन कर रहे थे। तो आज उसका पार्ट 2 है। तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं, पार्ट 2 को। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन दी गेट एकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका अपना पार्ट 2 विद दी क्वेश्चन पेपर डिस्कशन ऑफ सीजी पीएचई जेई। ठीक है, चलिए। तो जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये क्या हो जाएगा, अगर हमने 14 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कल, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर अपना 15 हो जाएगा। ये क्या अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, the maximum allowable vertical deflection under live load for a cantilever beam in an industrial building is. Options are span by 100, span by 150, span by 300 and span by 350। तो कहने का मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैंटिलीवर बीम में, ठीक है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जो कैंटिलीवर बीम है उसमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन अंडर लाइव लोड कितना होगा। ठीक है, मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम अगर कोडल प्रोविजन की बात करते हैं, तो जब हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की बात करते हैं तो अपने पास इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए कौन सा आईएस कोड है, हमें पता है कि हमारे पास है आईएस कोड इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007। तो जो 800 2007 उसका क्लॉज नंबर है 5.6.1। क्या है क्लॉज नंबर, ये क्या अपना क्लॉज नंबर 5.6.1। तो वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन फॉर कैंटिलीवर बीम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन, द मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन फॉर कैंटिलीवर बीम। ये किसकी बात कर रहा है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की बात कर रहा है। तो इसमें दो दो आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई जो कैंटिलीवर बीम है वो क्या है, सपोर्टेड बाई, क्या है, सपोर्टेड सपोर्टेड बाई सपोर्टेड बाई इलास्टिक क्लैडिंग। अगर ये सपोर्टेड बाय इलास्टिक क्लैडिंग है तो डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन, कितना नहीं होना चाहिए, स्पैन बाई 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर कैंटिलीवर बीम इफ इट इज सपोर्टेड बाय इलास्टिक क्लैडिंग देन इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्पैन बाई 120। अगर हम नेक्स्ट अपने पास बात करते हैं, जो सेकेंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि इफ द बीम इज सपोर्टेड, इफ द बीम इज सपोर्टेड बाई brittle cladding, by brittle cladding, then this deflection should not be greater than span by 150, span by 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे मेंशन नहीं है कि अपना जो कैंटिलीवर बीम है वो सपोर्ट कहाँ पे कर रही है। ठीक है, तो आप कोड में देखते हैं, कोड में आपको दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर द कैंटिलीवर बीम सपोर्टेड बाय इलास्टिक क्लैडिंग इज स्पैन बाय 120, जो कि ऑप्शन में नहीं है। बट जो सेकेंड है सपोर्टेड बाय ब्रिटल क्लैडिंग, तो क्या है, स्पैन बाय 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन में केवल अपने पास क्या है, स्पैन बाय 150 है। तो अगर आप इसके थ्रू जाना चाहेंगे, क्या है कि वहाँ पे कोई भी सपोर्टिंग नहीं दी हुई है क्योंकि इसमें सपोर्ट कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्पैन बाई 150। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन में चैलेंज करना चाहते हैं तो चैलेंज भी कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन क्या है, इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अगर वो ऐसा बोलता है कि हमने क्वेश्चन मतलब ऐसा फ्रेम हुआ है कि मैक्सिमम की बात करेगा, तो जो मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो स्पैन बाई 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर दी ब्रिटल क्लैडिंग। तो इस पर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के अपने पास यहाँ के थोड़ा सा
इनकम्प्लीट भी है, ठीक है। बट अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन आपके पास क्या है, एक ही देखने को मिलता है। ऑप्शन आपके पास क्या है, एक ही है, स्पैन बाई 150, तो आपको यही आंसर देखने को मिलेगा। बट इफ यू वांट यू कैन चैलेंज द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मैच दी फॉलोइंग। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, गस्टेड प्लेस, पिच ऑफ द रिविट्स, अनविन्स फार्मूला, एक्सियल टेंशन। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बोल्ट्स की, तो बोल्ट में अगर आप इसमें इधर से लिस्ट 1 से मैच करना चाहेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक्सियल टेंशन, ठीक है ना। बोल्ट में क्या देखने को मिलती है, आपको एक्सियल टेंशन देखने को मिलती है। तो यहाँ से डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टील कॉलम की। स्टील कॉलम में आप यहाँ से अगर मैच करना चाहेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि गस्टेड बेस का यूज हम कहाँ करते हैं, स्टील कॉलम में यूज करते हैं, ठीक है। स्टील कॉलम के नीचे हम क्या बनाते हैं, गस्टेड बेस बनाते हैं। तो आपको यहाँ से दो चीजें मिल गई, डी का 1, तो डी का 1, देन ए का 2 और ए का 2, बट यहाँ का डी का 1 नहीं है तो ये गलत हो गया। तो आपके पास ऑप्शन वैसे भी एक ही बचता है, बाकी चीजें भी हम चेक कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं साइज ऑफ रिबिट, तो साइज ऑफ रिबिट आपको पता होगा, अनविन्स फार्मूले से हम क्या निकालते हैं, साइज ऑफ द रिबिट हम निकालते हैं किससे, अनविन्स फार्मूला से, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा, 3rd, तो सी का 3rd। और लैप जॉइंट में पिच ऑफ रिबिट का हम यूज करते हैं, ठीक है। वहां पे हम जब लैप जॉइंट देखते हैं तो वहां पे आप देखते हैं पिच डिस्टेंस एंड गेज डिस्टेंस, ठीक है। पिच डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होती है और गेज डिस्टेंस क्या होती है, वर्टिकल डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो जब आप बात करते हैं किसका, लैप जॉइंट की, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है पिच एंड क्या, गेज डिस्टेंस देखने को मिलता है। तो बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज A2, B4, C3 एंड D1, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन है, व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज 0 द सॉइल इज। तो अगर आप बात करते हैं क्ले की, तो क्ले आपकी क्या होती है, प्लास्टिक सॉइल होती है। सिल्ट भी आपकी क्या होती है, प्लास्टिक सॉइल होती है। और अगर सैंड में आपने सिल्ट मिला दिया, यानी कि सिल्टी सैंड है, उसमें पार्टिकल्स क्या है, सिल्ट के हैं, तो वो क्या हो जाएगी, प्लास्टिक हो जाएगी। कहने का मतलब कि जो अगर अपनी क्ले है, सिल्ट है और सिल्टी सैंड है, वो क्या अपनी प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक सॉइल के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 नहीं होगी, ठीक है। तो जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 होगी वो किसके लिए होगी, नॉन प्लास्टिक सॉइल के लिए। किसके लिए होगी, नॉन प्लास्टिक सॉइल के लिए। तो वो अपना क्या हो जाएगा, से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैंड हो जाएगा, ठीक है। इसकी आपने टेबल भी पढ़ी होगी, ठीक है। लेस देन 7, 0 आपका क्या होता है, नॉन प्लास्टिक होता है। देन 0 से 7 होता है, देन 7 से 17 होता है और ग्रेटर देन 17 होता है। ये क्या होता है अपना, प्लास्टिसिटी के हिसाब से हम सॉइल को क्या करते हैं, नॉन प्लास्टिक, प्लास्टिक और हाईली प्लास्टिक के हिसाब से हम क्या, मीडियम प्लास्टिक एंड हाईली प्लास्टिक। तो नॉन प्लास्टिक क्या होता है, 0, 0 से 7 क्या होता है, प्लास्टिक, मतलब नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है। और 7 से 17 क्या होता है, प्लास्टिक होता है। और ग्रेटर देन 17 हाईली प्लास्टिक आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि जो नॉन प्लास्टिक है, मतलब जिसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है, 0 है, वो क्या हो जाएगा अपना, सैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, प्लाईवुड इज स्पेसिफाइड बाय, ऑप्शंस आर वेट, वॉल्यूम, थिकनेस एंड नंबर ऑफ लेयर्स। जब हम बात करते हैं किसकी, प्लाईवुड की, तो आप अगर प्लाईवुड देखेंगे तो प्लाईवुड बनता कैसे है, प्लाईवुड जो बनता है उसमें नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं, नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ वुड और वीनर्स, ठीक है ना। कैसे बनाते हैं हम वो, नंबर ऑफ लेयर्स, अगर हम बात करेंगे कैसे प्रिपेयर करते हैं, थिन लेयर्स ऑफ, थिन लेयर्स ऑफ क्या हम यूज करते हैं, वीनर्स या फिर वुड, ठीक है ना। तो कैसे बनाते हैं हम, थिन लेयर्स ऑफ वीनर्स या वुड से हम क्या बनाते हैं, प्लाईवुड को बनाते हैं। अब एक चीज जो होती है प्लाईवुड में, जो ये नंबर ऑफ लेयर्स होती है, क्या होती है, नंबर ऑफ लेयर्स इन प्लाईवुड क्या होती है, ऑड नंबर्स में होती है। कैसी होती है, ये नंबर ऑफ लेयर्स क्या होती है, ऑड होती है, ठीक है।
नंबर ऑफ लेयर्स क्या होती है, ऑड होती है। कैसी होती है, ऑड नंबर्स ऑफ लेयर हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। और एक चीज और क्या होती है कि जब हम लेयर्स को प्लेस करते हैं, ठीक है, वाइल प्लेसिंग द लेयर, जब हम लेयर ऑफ द वीनर्स या लेयर ऑफ द वुड को रखते हैं तो पहली लेयर ऐसी रखते हैं, तो दूसरी उसके परपेंडिकुलर रखते हैं, ठीक है, फिर तीसरी उसके परपेंडिकुलर, और चौथी उसके परपेंडिकुलर, और पांचवी भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो पहली चीज क्या है कि हम जो नंबर ऑफ लेयर्स रखते हैं क्या रखते हैं, ऑड रखते हैं। और उसके अलावा जो हम लेयर्स का प्लेसमेंट करते हैं, जो लेयर बाय लेयर हम प्लेस करते हैं, वो कैसे प्लेस करते हैं, हम प्लेस करते हैं कैसे कि जो उसके ग्रेन्स है, ठीक है, जो ग्रेन्स है किसके, वीनर्स या वुड के, वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। उससे क्या होगा कि जो प्लाईवुड की स्ट्रेंथ है वो दोनों डायरेक्शन में क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लाईवुड की जो क्या है स्ट्रेंथ, क्या हो जाती है, हर डायरेक्शन में क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब हम बात करते हैं वुड या विनर्स की, तो उसमें अलोंग दी लेंथ, जो अलोंग दी लेंथ या अलोंग दी ग्रेन क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे एक विनर्स ऐसा रखा हुआ है, दूसरा ऐसा रखा हुआ है, और तीसरा ऐसा रखा हुआ है, तो अलोंग दी विनर्स इधर भी इसमें स्ट्रांग हो गई फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में अलोंग दी विनर्स क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि जो प्लाईवुड है वो नंबर ऑफ थिन लेयर से बनता है, ठीक है, ऑफ वुनर्स या वुड से। और जो नंबर ऑफ लेयर्स क्या होती है, ऑड होती है। और ये प्लेस्ड कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो इसका प्लेसमेंट होता है प्लेस्ड परपेंडिकुलरली। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हम क्या करते हैं, इनको प्लेस्ड करते हैं वन एबव द एबव, एंड वन एवर द एबव। ठीक है ना, प्लेस्ड परपेंडिकुलर वन ओवर द अदर। परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर क्या होता है उसका, ग्रेन्स। ठीक है ना, जो ग्रेन्स ऑफ द डिफरेंट लेयर क्या होते हैं, ग्रेन्स ऑफ द डिफरेंट लेयर्स वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू दी ईच अदर। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू दी ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो हम अपने पास क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड, क्योंकि हम कोई भी बात करेंगे तो हम किससे बात करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करेंगे। तो कहने का मतलब कि जब हम प्लाईवुड की थिकनेस की बात करते हैं, जो प्लाईवुड की थिकनेस की बात करते हैं, जो थिकनेस ऑफ प्लाईवुड वो डिसाइड की जाती है किससे, द थिकनेस ऑफ प्लाईवुड इज स्पेसिफाइड बाई क्या, नंबर ऑफ लेयर्स। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं अपने पास इंडियन स्टैंडर्ड कौन सा है, IS इंडियन स्टैंडर्ड 303/1989, 303/1989, ये अपने पास क्या, इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इस इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके पास जो जनरली हम प्लाई प्लेस करते हैं वो 3 से लेके 11 प्लाई तक प्लेस करते हैं। किससे कहां से कहां तक, 3 to 11 प्लाई को मिला के हम क्या बनाते हैं, प्लाईवुड हम बनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं थिकनेस की तो अपने पास क्या हो जाएगा, 3 प्लाई हो जाएगा, 5 प्लाई हो जाएगा, ठीक है, 7 प्लाई हो जाएगा, और 9 प्लाई हो जाएगा, और 11 प्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास डिफरेंट क्या हो जाएंगी, डिफरेंट लेयर्स ऑफ प्लाईवुड। ठीक है ना, प्लाईवुड के लिए डिफरेंट लेयर ऑफ प्लाई। अब हम अगर इनकी थिकनेस की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी, चलिए, तो अगर हम इनके थिकनेस की बात करते हैं तो 3 प्लाई में आपको थिकनेस देखने को मिलती है 3 mm, 4 mm, 5 mm और 6 mm, ये थिकनेस आपको देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं 5 प्लाई की तो ये अवेलेबल होती है 5 mm, 6 mm, 8 mm और 9 mm में अवेलेबल होती है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं 7 प्लाई की तो अपने पास क्या होती है 9 mm, 12 mm, 15 mm और 16 mm में अवेलेबल होती है। कौन, 7 प्लाई। फिर हम बात करते हैं 9 प्लाई, ये अपने पास 12 mm, 15 mm और 16 mm और 19 mm में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट अपने पास जो 11 पाई होती है वो 19, 22 एंड 25 mm में अवेलेबल होती है। तो ये बताने का मतलब क्या है कि आपके पास जो अवेलेबल होता है प्लाईवुड वो किस में अवेलेबल होता है, नंबर ऑफ लेयर्स में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि जब हम प्लाईवुड को स्पेसिफाइड करते हैं वो किससे करते हैं, नंबर ऑफ लेयर से। अब अगर आपने देख लिया कि नंबर ऑफ लेयर्स आपको 3 प्लाई चाहिए या 5 प्लाई चाहिए, तो उसके अंदर जो है
क्या है, थिकनेस स्पेसिफाइड है। अगर आपने बात की कि आपको 3 प्लाई का प्लाईबोर्ड चाहिए, 3 प्लाई का प्लाईवुड चाहिए, तो उसमें फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको थिकनेस कितनी चाहिए, 3 mm चाहिए, 4 mm चाहिए, 5 mm चाहिए या 6 mm चाहिए। ठीक है, तो आपका इसका क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नंबर ऑफ लेयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, फॉर द बिलो असर्शंस ए एंड रीजन आर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सो असर्शन ए इज गिवन एज the magnetic declination at a place is constant over time. Region R is magnetic declination is the angle between true north and magnetic north. तो आपके पास चार ऑप्शंस है, A and R ट्रू है एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. B is both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C क्या है, A is true but R is false. D क्या है, A is false and R is true. तो कहने का मतलब जब आप असर्शन ए पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेस इज कांस्टेंट ओवर अ टाइम। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि आप देखने को मिलता है कि आप जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है उसमें चेंजेस होते हैं। आपने देखा होगा ड्यूरेनल वेरिएशन, आपने देखा होगा डेली वेरिएशन। तो किसी भी एक प्लेस पे फॉर द गिवन प्लेस आप सेम प्लेस की भी बात करेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी एक गिवन प्लेस पे क्या है, डिक्लिनेशन की वैल्यू, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है। ठीक है, वो क्या होती है, चेंज होती है, उसमें क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं। तो असर्शन ए क्या है, फॉल्स है, तो आपके पास क्या है, डी बचेगा क्योंकि ए इज फॉल्स। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं रीजन की, सो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। एकदम सही बात है। जब हम डिक्लिनेशन की बात करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, ये अपने पास ट्रू नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये होता है। जब हम डिक्लिनेशन की बात करते हैं तो डिक्लिनेशन कुछ ऐसा हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो डिक्लिनेशन क्या होता है, कुछ ये होता है। तो ये क्या अपनी ट्रू मेरिडियन है और ये क्या अपनी मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो ये क्या अपना ट्रू नॉर्थ है और ये क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ है। इन दोनों के बीच का एंगल ही क्या कहलाता है, डेल्टा, दैट इज डिक्लिनेशन। क्या कहलाता है, डेल्टा, दैट इज डिक्लिनेशन। ठीक है, तो यहां से जो स्टेटमेंट आपका ट्रू है, दैट इज आर क्या है, ट्रू है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज सॉरी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या था, 19। तो 20 क्वेश्चन नंबर क्या है, अरेंज दी, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, हाँ, अरेंज दी वाटर ऑडिट एक्सरसाइज इन अ वाटर सप्लाई सिस्टम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ 5 स्टेप्स दिए गए हैं, उनको आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो ये जो सारे स्टेप्स है, ठीक है ना, अगर आप पढ़ेंगे, डेवलप प्लान्स टू असेंबल द प्रॉपर रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन एंड इक्विपमेंट टू लॉन्च अ सस्टेन्ड अकाउंटेबिलिटी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम, to implement a leakage and pressure management program to control real losses, conserve water and contain cost. Next क्या है, to conduct water audit of the water distribution system and water accounting practices etc. and validation. Next क्या है, preparation of worksheet and sample calculation for each steps for the water audit. Next क्या है, to identify and control apparent losses in metering and billing operations and रिकवर मिस्ड रेवेन्यूज। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं ये कहाँ से उठाए गए हैं, डायरेक्टली आपके कोड से उठाए गए हैं। तो ये कहाँ से उठाए गए हैं, अगर मैं बात करूं तो ये जो आपको देखने को मिलते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर की डी कॉम मैनुअल, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर डी कॉम मैनुअल, वहां पे अगर हम बात करेंगे किसकी, चैप्टर 17 की, किसकी बात करेंगे, चैप्टर 17 है। चैप्टर 17 क्या है, वाटर ऑडिट, वाटर ऑडिट, वाटर ऑडिट एंड लीकेज कंट्रोल, वाटर ऑडिट एंड लीकेज कंट्रोल।
ठीक है, तो वहां पे ये सारे स्टेप्स मेंशन्ड है। ठीक है, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डीकॉम मैनुअल में जाएंगे चैप्टर नंबर 17 में, चैप्टर नंबर 17 क्या है, वाटर ऑडिट एंड लीकेज कंट्रोल, तो वहां पे ये सारे क्या है स्टेप्स मेंशन्ड है कि आपको पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है। तो उसके हिसाब से जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, थर्ड होता है। कौन सा होता है अपने पास, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, थर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक ही ऑप्शन में मिल रहा है थर्ड। तो पहला क्या होता है, टू कंडक्ट वाटर ऑडिट ऑफ द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड वाटर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा एंड वैलिडेशन। नेक्स्ट स्टेप जो होता है अपने पास कौन सा होता है, फोर्थ होता है। तो फोर्थ क्या है, प्रिपरेशन ऑफ वर्कशीट्स एंड सैंपल कैलकुलेशन फॉर ईच स्टेप ऑफ द वाटर ऑडिट। नेक्स्ट क्या होता है अपने पास, फिफ्थ होता है टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल apparent losses in metering and billing operations and recover missed revenues। नेक्स्ट क्या होता है स्टेप अपने पास, सेकेंड होता है। ठीक है, सेकेंड क्या, टू इम्प्लीमेंट अ लीकेज एंड प्रेशर मैनेजमेंट प्रोग्राम टू कंट्रोल रियल लॉसेस, कंजर्व वाटर एंड कंटेन कॉस्ट। नेक्स्ट अपने पास क्या, फर्स्ट होता है डेवलप प्लान्स टू असेंबल द प्रॉपर रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन एंड इक्विपमेंट टू लॉन्च अ सस्टेन्ड अकाउंटेबिलिटी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये जो वर्डिंग लिखी हुई है एज इट इज कोड से उठाई गई है, ये सारे स्टेप्स वहां पे मेंशन्ड है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन सेकंड एंड देन फर्स्ट। दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन वाटर ऑडिट एंड लीकेज कंट्रोल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि डेंसिटी इंडेक्स फॉर अ नेचुरल सॉइल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस परसेंटेज वॉइड्स, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले या स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जब आप डेंसिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला अगर आप बोलेंगे तो क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल जो वहां पे अभी है कंडीशन में, अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ठीक है, तो जो डेंसिटी इंडेक्स आपको देता है वो क्या देता है, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। क्या देता है, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जो आपका डेंसिटी इंडेक्स है वो क्या देता है, आपको रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस के बारे में बताता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21, जिसका की करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग बियरिंग्स वर ऑब्जर्व्ड व्हाइल ट्रैवर्सिंग विद अ कंपास। तो आपके पास लाइन दी है, उसकी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दी हुई है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच स्टेशंस आर नॉट अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, कौन से स्टेशंस लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है। तो कल भी हमने इसके बारे में बात की थी कि जब अपने पास कोई लाइन दी हुई है, ठीक है, तो स्टेशन ए और बी से जब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास लाइन ए बी है, तो ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन क्या है अपने पास बी है। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास स्टेशन ए, दिस इज स्टेशन ए एंड दिस इज स्टेशन बी। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं लाइन ए बी की, तो अगर लाइन ए बी के फोर बियरिंग एट बैक बियरिंग, सो डिफरेंस बिटवीन द फोर बियरिंग, डिफरेंस बिटवीन द फोर बियरिंग और बैक बियरिंग अगर ये 180 के बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये जो लाइन ए बी है इसके दोनों स्टेशन ए एंड बी, जो लाइन ए बी का अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या आ जाता है अपने पास 180 डिग्री के बराबर आ जाता है दोनों का डिफरेंस, तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो दोनों स्टेशन है ए और बी, बोथ स्टेशन आर नॉट अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, इन सभी लाइन में फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस करते हैं तो कितना आ रहा है, दिस इज 284, 30 मिनट, 30 30 कैंसिल आउट, 284 माइनस 104 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और आपको चेक करना किसी में 180 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे 0 मिनट 15 मिनट, तो 180 डिग्री तो नहीं आएगा। यहाँ क्या है 15 मिनट, यहाँ क्या है 30 मिनट, ये भी नहीं आएगा। यहाँ 15 और 15 है, ठीक है। 357 माइनस 180 नहीं होगा, क्योंकि 180 प्लस 180 क्या हो जाएगा 360, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि ओनली फॉर द लाइन ए बी, ओनली
फॉर द लाइन ए बी आपका क्या है कि जो डिफरेंस बिटवीन द फोर बियरिंग और बैक बियरिंग 180 डिग्री के बराबर है, तो हम क्या मानते हैं कि फॉर द गिवन लाइन बोथ द स्टेशंस आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तो ये बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा, लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं होंगे। तो हम क्या मानेंगे कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज ए एंड बी स्टेशंस आर नॉट अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आपका स्टेशन ए और बी क्या है, लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। तो आपके पास पहला क्या है, ओरिएंटेशन, नेक्स्ट क्या है, सेटिंग ऑफ द टेबल, नेक्स्ट क्या है, सेंटरिंग, नेक्स्ट क्या है, रे स्केचिंग, नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, तो आपको क्या है यहाँ पे चीजें क्या है, प्लेन टेबल में आपको पता है कि हम क्या करते हैं, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन साइमल्टेनियसली करते हैं। ठीक है ना, मतलब सेंटरिंग के जस्ट बाद हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन। बाकी में आप देखते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं, देन लेवलिंग करते हैं, देन ओरिएंटेशन करते हैं। बट जब हम बात करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग की, तो वहां पे जब हम बात करते हैं तो सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन हम क्या करते हैं, एक साथ करते हैं, मतलब सेंटरिंग के जस्ट बाद हम ओरिएंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो लेवलिंग में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेवलिंग में क्या करते हैं, लेवलिंग में सबसे पहले हम करते हैं क्या, सॉरी, प्लेन टेबल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको याद होगा तो लेवलिंग करते हैं, लेवलिंग के बाद हम क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं, देन सेंटरिंग के बाद क्या करते हैं, हम ओरिएंटेशन करते हैं, सेंटरिंग के बाद क्या करते हैं, हम ओरिएंटेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, प्लेन टेबल सर्वेइंग का सेटअप करने का क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेवलिंग यानी कि सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल, फिक्स द प्लेन टेबल ऑन द ट्राइपॉड एंड लेबल इट प्रॉपर्ली। पहले हम सबसे पहले फिक्स करते हैं, ठीक है ना, किसको क्या करते हैं, प्लेन टेबल को सेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद लेवलिंग करते हैं, तो क्या हो जाएगा अपना, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, तो यहाँ पे 2 है और कहीं पे 2, यहाँ पे 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है अपने पास, लेवलिंग हो गया, लेवलिंग के बाद हम कहाँ जाते हैं, सेंटरिंग में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, सेंटरिंग में जाते हैं। तो सेंटरिंग कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में है, सेंटरिंग पोजीशन द टेबल एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन पॉइंट यूजिंग अ प्लम बॉब। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3, तो ये अपने पास 3 है बट यहाँ पे 1 है, तो आपका ऑप्शन यहीं से करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन, क्या करेंगे हम, प्लेन का ओरिएंटेशन करेंगे, अलाइन द प्लेन टेबल विद रिस्पेक्ट टू अ प्रीवियस स्टेशन और रेफरेंस डायरेक्शन। तो आपका क्या हो जाएगा, प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, रे स्केचिंग करेंगे। ठीक है, एलिडेट के थ्रू हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को साइड करेंगे। ठीक है ना, जो भी स्टेशन पॉइंट जहां पे हमने प्लेन टेबल को सेटअप किया है वहां से हम एलिडेट के थ्रू जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, साइटिंग करेंगे। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रे स्केचिंग, दैट इज 4th। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है ना, जो भी पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, सर्वेइंग कर रहे हैं, वहां तक की हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये क्या था, सॉरी 23, क्वेश्चन नंबर 23 का आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दैट इज सब, आपको बस ये याद रखना कि सबसे पहले हम टेबल को सेटअप करते हैं, देन लेवलिंग, देन सेंटरिंग, देन ओरिएंटेशन करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम पहले सेंटरिंग करते हैं, देन लेवलिंग करते हैं, देन आप जो भी काम ओरिएंटेशन करते हैं। ठीक है ना, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्न्ट क्ले ब्रिक एज पर IS 1077 1976 इज गिवन बिलो। ठीक है, ऑप्शंस आर 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, नेक्स्ट इज 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, नेक्स्ट इज 105 टू 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी इज 35 टू 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप बात करते हैं किसकी, जो अपना IS कोड क्या है 1077, IS कोड 1077, उसके हिसाब से जो ब्रिक का क्लासिफिकेशन किया गया, जो ब्रिक का क्लासिफिकेशन किया गया है वो कैसे किया गया है, ब्लेस्ड क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दी ब्रिक को क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफाइड
बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, क्या किया गया, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपको, आप पुराने पे बात करें, आपको एक जो नया है IS 1077 का जो न्यू वर्जन है 1992 का, आप देखेंगे क्लॉज नंबर 7.3 में आपको मिलेगा। उसने क्या किया है, क्लासिफाई किया है ब्रिक को ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसने क्लासिफाई किया है। तो वहां पे आप जब क्लास की बात करते हैं, क्लास, और नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको साइड में दिया होगा कि जो इसकी एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन। तो यहां पे आपको जो देखने को मिलता है, तो जो ब्रिक की क्लासेस आपको देखने को मिलती है वो कहां से कहां तक देखने को मिलती है, वो आपको देखने को मिलती है 3.5 से लेके 35 तक। कहां से कहां तक, 3.5 से 35 तक देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सबसे पहली क्लास मिलेगी 3.5, और जो उसका एवरेज स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन कितना होना चाहिए, 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सिमिलरली क्या अपने पास 5 है, नेक्स्ट 7.5 है, तो ऐसे करके आपके पास कहाँ तक, 35 तक है। कहाँ तक है, 35 तक है। तो जो एवरेज स्ट्रेंथ है शुड नॉट बी लेस देन, फॉर द क्लास 35 शुड नॉट बी लेस देन 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब जब आप इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करेंगे किसको, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट करेंगे, जब आप केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किसमें कन्वर्ट करेंगे, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको मल्टीप्लाइड बाई 10 करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्न्ड क्ले ब्रिक है वो क्या, कहां से कहां तक है, 3.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 350, क्या हो जाएगा 350 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब कि आपका जो बर्न्ड क्ले का ब्रिक है उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है एज पर IS 1077 इज 35 टू 350 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 35 से लेके 350 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 24 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज 35 टू 350 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले, ठीक, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं किसकी, सीजी व्यापम की, PHE का आपका एग्जाम हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। ठीक है, नहीं भी गया है, और अगर आप क्या करना चाहते हैं, सीजी व्यापम की WRD और PWD JEE, आपको पता है इनकी वैकेंसीज क्या है, लाइंड अप है। इनका पेपर आपका शायद आपका जुलाई में होने वाला है। इसका पेपर क्या है, नेक्स्ट अभी 1-2 महीने बचे हुए हैं आपके पास। तो अगर इन बचे हुए 2 महीने में आप क्या करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं किसकी, WRD JEE या PWD JEE के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, गेट एकेडमी की तरफ से ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी की फी क्या है, नॉमिनल रखी गई है। अगर आप टेक लेते हैं तो टेक्निकल आपको मिल रहा है ओनली 1999 पे। ठीक है, और नॉन टेक कितने पे मिल रहा है, 999 पे मिल रहा है। ठीक है, और नॉन टेक प्लस टेक लेंगे तो उसके लिए वहां आपको ऐप में दिख जाएगा कि क्या उसमें फीस है। तो कहने का मतलब, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और जो भी आपकी तैयारी है आप रिवीजन करके उसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये क्या है, बैच हेल्पफुल होगा। तो ऑनलाइन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पे डिफरेंट क्लासेस चल रही हैं, टेक प्लस नॉन टेक की। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, इन पे कॉल करके, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, रिगार्डिंग दी बैच आप उनसे जो भी क्वेरीज हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप डायरेक्टली परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप गेट एकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा, आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम दी गेट एकेडमी ऐप। ठीक है, तो ये है आपके लिए क्या, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छे तरीके से अगर रिवीजन करना चाहते हैं बेस्ट कंटेंट के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 25 है। तो 25 क्वेश्चन क्या है, फॉर डिजाइनिंग लेसिंग ऑफ अ बिल्ट अप कॉलम डिजाइन स्टेप्स इन सीक्वेंस आर। ठीक है,
तो यहाँ पे वहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब आप क्या कर रहे हैं, लेसिंग कॉलम को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, लेसिंग कॉलम को डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है स्टेप्स, कौन से स्टेप्स आप रेफर करेंगे। तो अगर आप देखते हैं इसमें थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि डायरेक्टली स्टेप कहीं पे नहीं दिए। अगर आप IS 800 की बात करेंगे तो वहां पे स्टेप्स नहीं दिए गए हैं, बट उनको जो वहां पे प्रोविजंस दिए गए हैं, जो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको उसका इंक्लिनेशन देखना है। उसके बाद उसने बोला है कि मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन की बात की है। क्या बात की है, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन की बात की है। उसके बाद उन्होंने बात की है किसकी, लैम्डा की। किसकी बात की है, लैम्डा की। तो अगर आप ऐसे बात करते हैं कि सबसे पहले आपको इंक्लिनेशन देखना है, तो किसकी बात करेंगे आप, थीटा की। उसके बाद अगर उसने बात की है आर मिनिमम की, किसकी बात की है, आर मिनिमम की, तो वहां पे कैसे निकालते हैं आप, कैसे निकालते हैं, आई इक्वल टू ए आर स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट क्या हो जाता है, आई इक्वल टू, अगर आपके पास क्या होता है ए आर स्क्वायर, आर क्या हो जाता है अंडर रूट आई बाई ए, क्या हो जाता है यहाँ से अंडर रूट ऑफ आई बाई ए। तो अब आप बताएं कि यहाँ पे जो, अगर आपको मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन की तरफ जाना है तो आपको आई निकालना पड़ेगा और ए निकालना पड़ेगा, एरिया। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, क्रॉस सेक्शन चाहिए, यानी कि विड्थ चाहिए। क्या चाहिए, विड्थ और थिकनेस चाहिए। क्या चाहिए, विड्थ एंड थिकनेस चाहिए। उसके बाद जब बात करता है किसकी, वो लैम्डा की बात करता है। लैम्डा क्या होता है, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम की बात करता है, ठीक है। तो फिर आपको क्या चाहिए होगा, इफेक्टिव स्पैन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, इफेक्टिव स्पैन चाहिए होगा, ठीक है। तो आपके पास एक क्या मिल गया, ऑर्डर मिल गया। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इंक्लिनेशन देखेंगे, देन आप क्या डिसाइड करेंगे, विड्थ एंड थिकनेस ऑफ लेसिंग बार। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप क्या क्या देखेंगे, जो इफेक्टिव स्पैन है। क्यों, क्योंकि जो इफेक्टिव स्पैन होता है, ठीक है ना, लेंथ एंड स्पेसिंग ऑफ, अगर हम बात करते हैं लेंथ एंड स्पेसिंग ऑफ लेसिंग बार, तो जो लेंथ और स्पेसिंग ऑफ लेसिंग बार है वो डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन ऑफ दी लेसिंग बार। किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ दी लेसिंग बार, ठीक है ना। क्योंकि स्पेसिंग किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है, ये क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। इसलिए हमें पहले विड्थ और क्या है डेप्थ डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपका जो फर्स्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले सेलेक्ट द इंक्लिनेशन एंगल, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो सी हो गया अपना फर्स्ट, तो सी है और सी है। नेक्स्ट अपने पास क्या, कैलकुलेट विड्थ एंड थिकनेस, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ई हो जाएगा। तो सेकेंड ई हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या अपने पास, कैलकुलेट लेंथ एंड स्पेसिंग, बी हो जाएगा। उसके बाद क्या अपने पास, कैलकुलेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेसिंग बार, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या अपने पास, चेक कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ लेसिंग बार, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं पे मतलब करेक्टली मेंशन नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा सा डाउट होता है। क्योंकि यहाँ पे ये डाउट हो सकता है कि हम पहले जो यहाँ पे अगर केवल ये लिखा होता कि कैलकुलेट लेंथ एंड लेंथ की बात लिखा होता, तो हम लेंथ कैसे कर सकते हैं, लेंथ हम बाद में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब हम लेंथ पहले निकाल सकते हैं स्पैन, उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिंग। लेकिन अगर उसने स्पेसिंग दे दी है तो स्पेसिंग के लिए हमें विड्थ की जरूरत पड़ेगी। विड्थ और थिकनेस हमें पता होना चाहिए टू कैलकुलेट दी स्पेसिंग। तो अगर यहाँ पे स्पेसिंग नहीं होता तो अपना ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सो दी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किधर की ओर, क्वेश्चन नंबर 38 मिनट, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। तो क्या अपने पास, द स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर टू इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटीज इन इंडिया। तो अगर आप बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की, तो वो लॉन्च हुआ था जब अपने मोदी जी क्या बने थे, पीएम बने थे। तो किस ईयर में बने थे वो, 2014 में। तो उन्होंने गांधी जयंती के दिन, दैट इज 2 अक्टूबर ऑफ 2014 को क्या किया था, लॉन्च किया था। क्या, स्वच्छ भारत मिशन। कब लॉन्च किया था, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2014 को क्या किया था उन्होंने, लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत मिशन। तो अपना क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, 5 स्टेप्स टू डिजाइन अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स आर लोड एनालिसिस, डिटेलिंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, मॉडलिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइन, ठीक है। तो इस पे हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे जब आप कोई भी स्ट्रक्चर क्या करते हैं,
डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्ट्रक्चर की मॉडलिंग करते हैं, ठीक है, कहाँ पे क्या है, कौन कौन सी चीजें कहाँ पे आएंगी, कहाँ पे स्टेयरकेस आएगा, कहाँ पे मेंबर आएंगे, कोई भी मेंबर आएंगे, कहाँ पे ज्वाइंट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसकी मॉडलिंग करते हैं, क्या करते हैं, उसकी मॉडलिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी मॉडलिंग करेंगे। तो ये अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट मॉडलिंग। तो आपके पास जो फर्स्ट हो जाएगा डी, डी और डी, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास, डी हो जाएगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं, जब हमने मॉडल कर लिया, हमने मॉडलिंग कर ली कि हमें पता चल गया कि कौन सा मेंबर कहाँ पे होगा, कौन सा जॉइंट कहाँ पे होगा, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, लोड एनालिसिस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, लोड एनालिसिस की। लोड एनालिसिस क्या होता है कि हमने मॉडलिंग तो कर ली कि कौन सा मेंबर कहाँ पे आएगा, अब हम देखेंगे कि कौन सा लोड कहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना, कि जो लोड कहाँ पे लग रहा है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उस लोड को जिस जगह पे लग रहा है उस जगह पे हम अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट इज लोड एनालिसिस। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए। तो नेक्स्ट क्या है, ए यहाँ पे है बी, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब हमने लोड एनालिसिस कर लिया तब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लोड हमने लगा लिया, जहां पे जो लोड लग रहा था, जो रियल मेंबर है वहां पे हमने क्या कर लिया, लोड लगा लिया। अब लोड लगाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में क्या करेंगे, जो भी इंटरनल फोर्सेस है, मूवमेंट है या रिएक्शन है, ठीक है, जो भी इंटरनल फोर्सेस है, मूवमेंट है और रिएक्शन है, उनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो अपना थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, दैट इज सी। तो आपका ऑप्शन यहीं से सी करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हमने स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर लिया, मतलब हमने रिएक्शन निकाल लिया, हमने मूवमेंट निकाल लिया, ठीक है, और जो भी वहां पे आने वाला था हमने फोर्सेस निकाल ली, इंटरनल फोर्सेस। तो नेक्स्ट स्टेप अपने पास क्या होगा, सॉरी, स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर लिया, स्ट्रक्चरल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल डिजाइन करेंगे, ठीक है। हमने एनालिसिस कर लिया, अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल को डिजाइन करेंगे। डिजाइन का मतलब क्या होता है कि आप मेंबर की साइज निकालते हैं, जैसा आप डिजाइन आप स्लैब पढ़ते हैं, डिजाइन आप बीम पढ़ते हैं आरसीसी में, तो क्या करते हैं, मेंबर की साइज निकालते हैं, ठीक है ना, जो भी कोड के अकॉर्डिंग है उसका मेंबर साइज, मटेरियल आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, फॉर द गिवन लोडिंग कंडीशन, जो अभी आपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस के थ्रू की है। तो नेक्स्ट क्या अपने पास, स्ट्रक्चरल डिजाइन, तो क्या हो जाएगा ई। उसके बाद आप क्या करते हैं, डिटेलिंग। क्या करते हैं आप उसके बाद, डिटेलिंग। तो आपका क्या हो जाता है कि डिटेलिंग में आप क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, और उस ड्राइंग में जैसे आपने क्या बनाया, ड्राइंग बनाया, आपने बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया, तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, डिटेलिंग में आती हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27, जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, तो क्या है कि आपके क्वेश्चंस थोड़े से क्या है, अगर वन लाइनर होते तो तुरंत आपके सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ज्यादा कर पाते, बट अभी क्या है, आपके जो क्वेश्चन है थोड़ा क्या है, स्टेटमेंट वाइज है, तो उसमें टाइम लग रहा है। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।